दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों हम लोग कवर करने जा रहे हैं 11 मई के सबसे बेहतरीन करंट अफेयर के प्रश्नों को। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको मिलता है टेस्ट और टेस्ट के साथ मिलता है आपको पीडीएफ। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां जाकर के आप टेस्ट और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों स्टडी 91 आपको देता है वन लाइनर बुलेटिन, यानी कम समय में कैसे करंट अफेयर को रीड कर सकते हैं। इसके लिए एक नई टेक्निक में आपके सामने करंट अफेयर पेश किया गया। तो चाहे आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आके करंट अफेयर पढ़ लीजिए, या फिर आप हमारी वेबसाइट study91.co.in से आप इस करंट अफेयर को पढ़ सकते हैं। ठीक है, वहां पर बहुत सारे जगह पर पीडीएफ भी अवेलेबल कराया गया, वीडियो क्लास अवेलेबल कराया गया, प्रैक्टिस अवेलेबल कराया गया, साथ ही साथ टेस्ट भी अवेलेबल कराया गया, जिसके लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं देना है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों कि आज हमारे लिए कौन कौन से खास प्रश्न हैं। देखिए पहला प्रश्न यह रहा आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न लिख रहा है, बड़ा ध्यान से पढ़िएगा और बहुत ही अच्छे तरह का प्रश्न है। और हमेशा मेरी आदत रही कि मैं प्रश्नों को चाहता हूं कि यूपीएससी और पीएससी लेवल पर किस तरह के प्रश्न बनते हैं उस तरीके से मैं आपके सामने क्वेश्चन प्रेजेंट करना चाहता हूं। तो आज मैं कुछ क्वेश्चन उस भांति लेकर आया हूं जैसे आपकी ये प्रीलिम्स की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपके सामने प्रश्न दिख रहा होगा, यहां पे लिख रहा है कि हाल ही में सीसीएसी और यूएनईपी माने क्या होता है, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूएन माने क्या हो जाता है, यूनाइटेड नेशन, और ई माने हो जाता है इन्वायरमेंटल, पी माने प्रोग्राम। ठीक है, तो यूनेप ने वैश्विक मीथेन मूल्यांकन जारी किया है, यह आपका कथन एक है। कथन दूसरा लिख रहा है कि इसके अनुसार इस दशक में मानव द्वारा मीथेन उत्सर्जन को 45% तक कम किया जा सकता है। किस दशक में? पूरे दशक की बात कर रहा है। दशक यानी ये पूरा 10 साल का एक सेट होता है, इस दशक में यहां पर बातें की जा रही। तीसरा कथन लिख रहा है कि यह 2045 तक ग्लोबल वार्मिंग के लगभग 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड क्या करेगा, ये बचाएगा। क्या यह कथन सत्य है? आपको यह बताना है। पहला, दूसरा, तीसरा, क्या तीनों सही है या इनमें से केवल एक सही है, केवल दो सही है, केवल तीन सही है? पहली बात आती है कि सर यहां पर जो हमारे लिए ध्यान देने वाली बात है वो कौन सी बात है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि संयुक्त राष्ट्र समर्पित एक रिपोर्ट था, ठीक है, जो यूएन समर्थित एक रिपोर्ट था। उस रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि देखिए 3-4 दावा किया गया, वो दावा आप समझिए। पहला दावा किया गया दोस्तों कि इस दशक में 45% तक जो है मीथेन उत्सर्जन में कमी आ पाएगी। कितना? 45% तक मीथेन उत्सर्जन में क्या हो पाएगा, कमी हो पाएगा। मीथेन तो आप सभी जानते होंगे, CH4 को मीथेन कहा जाता है। साथ ही साथ दोस्तों आपको पता होगा कि मीथेन ये जो गैस है ये ग्रीन हाउस गैस या ग्रीन हाउस इफेक्ट का नाम सुना होगा आप सभी ने। ये ग्रीन हाउस गैस या के रूप में जाना जाता है, प्लस ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाने में अपना योगदान देता है। दोस्तों आपने पढ़ा होगा वैश्विक तापन के बारे में, अभी आगे आपको बता दूंगा वैश्विक तापन क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, उसमें और कौन कौन सी गैसें होती हैं, इनका उत्सर्जन कहां कहां से होता है। बहुत सारे स्टैटिक जीके के प्रश्न हैं, बट यहां पे जो अभी आपको याद रखना है वो एकदम मोटी मोटा बातें आपको यहां पर याद रखना है। दोस्तों यहां पर यह भी कहा गया कि जो पेरिस समझौता हुआ था, और दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है कि जो पेरिस समझौता हुआ था, इस पेरिस समझौते की शर्त पर यह कहा गया कि वैश्विक तापन में केवल और केवल हम 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही वृद्धि करने देंगे, इससे ज्यादा वृद्धि नहीं हो पाएगा। देखिए वैश्विक तापन की बात करें तो सिंपल शब्दों में आप समझिए कि वैश्विक तापन मींस क्या होता है। वैश्विक मतलब पूरा विश्व, यानी जो हमारी पूरी अर्थ है, जो हमारी पूरा पृथ्वी है, ठीक है। वैश्विक तापन, तापमान माने तापमान का बढ़ जाना। तो अगर इस पूरे पृथ्वी का टेंपरेचर ज्यादा हो जाए, मैंने अभी कल के सवाल में आपको बताया कि अगर वैश्विक तापमान बढ़ जाए तो क्या होगा, सारे ग्लेशियर पिघल जाएंगे, जो प्रवाल भित्तियां हैं वो मर जाएंगी, समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारे द्वीप क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। दुनिया में जल संकट बढ़ेगा क्योंकि यहां पर समुद्री जल की तो अधिकता होगी लेकिन पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें याद रखिए। पीने के लिए शुद्ध पानी क्यों नहीं होगा क्योंकि जैसे अगर मैं गंगा यमुना की बात करूं तो ये गंगा यमुना नदी कहां से निकल के आती है, हिमालय से आती है, और हिमालय पर जो ग्लेशियर है उनके पिघलने के फलस्वरूप ही नदियों में पानी आता है। अगर सब के सब ग्लेशियर पहले ही पिघल जाएंगे, समय से पहले पिघल जाएंगे, तो जो नदियां हैं उनका अस्तित्व क्या हो जाएगा, समाप्त होने की कगार पर आ जाएगा। तो यहां पर कहा गया दोस्तों कि पेरिस जलवायु समझौता जो हुआ था उसके तहत यहां पर कमी केवल और केवल 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही वृद्धि हो पाएगा। क्या? वैश्विक तापमान में वृद्धि हो पाएगा। तो इसको याद रखेगा। प्लस दोस्तों यहां पे 2-3 बातें और कही गई कि अगर किसी वजह से यहां पर देखिए आपने देखा कि मीथेन में कमी आ रही है, तो आपके सामने यह भी आ रहा होगा कि मीथेन अगर कम उत्सर्जित होता है तो इससे क्या फायदा है, पृथ्वी को क्या फायदा भाई,
पृथ्वी को क्या फायदा है। तो आ जाइए, इससे जोड़ करके मैं बहुत सारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आपको बताता हूं। दोस्तों मीथेन की वजह से क्या होता है, तो याद रखिए मीथेन की वजह से, जैसे अगर मैं बात कर दूं कोहरे की, मैं बात कर दूं धुंध की, तो ये बढ़ाने में मीथेन का बड़ा योगदान दे होता है। ठीक है, याद रखिएगा CH4 का इसमें क्या होता है, योगदान होता है। अगर किसी भी वजह से CH4 में कमी आती है तो जो प्रदूषण है उसमें जो है थोड़ा सा मुक्ति मिल जाएगा, क्योंकि कोहरा और धुंध क्या हो पाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि कोहरा हो चाहे धुंध हो चाहे वायु प्रदूषण हो, याद रखें इन सभी में किस पदार्थ की अधिकता होती है, तो CH4 की अधिकता होती है, यानी मीथेन की अधिकता होती है। तो अगर एक तरफ से देखा जाए कि मीथेन में अगर उसके उत्सर्जन में कमी आएगा तो कोहरा, धुंध, वायु प्रदूषण, या आपने PM मॉलिक्यूल्स का नाम सुना होगा, पार्टिकुलर मॉलिक्यूल्स का नाम सुना होगा, जिसके वजह से आपने कई बार ऐसा न्यूज में सुना होगा कि दिल्ली में PM मॉलिक्यूल्स बढ़ गया था, जिसकी वजह से धुंध, कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा था। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो आंखों की दूरदर्शिता होती है वो बहुत ही कम हो जाती है, किसकी वजह से, इस कोहरे या धुंध की वजह से या वायु प्रदूषण अधिक होने की वजह से। तो एक पॉइंट याद रखेगा। दूसरा दोस्तों ये कहा गया कि दुनिया भर में, याद रखेगा, 2,60,000, कितना, 2,60,000 लोगों को अलग अलग तरह के लोगों की यहां पर रोग होता है, उनसे मृत्यु हो जाती है, और खास करके किससे संबंधित होते हैं, ये CH4 से संबंधित होते हैं। तो इसको रोकने में भी मदद मिल पाएगी, ये भी यहां पे कहा गया। प्लस इसके अलावा कहा गया दोस्तों कि 2.5 करोड़ टन, क्या कहा गया, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट नोट करिए, ये सब अच्छे अच्छे पॉइंट है। 2.5 करोड़ टन जो खाद्यान्न है उसमें भी बचत हो पाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि याद रखिए जब कभी वैश्विक तापमान बढ़ता है, या अगर मैं बात कर दूं ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता है, तो उससे जो खेती बाड़ी है वो भी प्रभावित होता है, जो खाद्यान्न है वो भी प्रभावित होता है। तो यहां पर उसको भी, जो फसलों का होने वाला नुकसान है उसको भी जो है टाला जा सकता है। ठीक है, एक चीज और याद रखेगा दोस्तों, अगर मैं मीथेन का योगदान की बात करूं कि मीथेन का कितना योगदान है ग्लोबल वार्मिंग में, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग में मीथेन का योगदान कितना है, तो याद रखें लगभग 30% का योगदान किसका है, अकेले इस मीथेन का है। यानी पृथ्वी पर अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, वैश्विक तापमान बढ़ता है, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका होता है। इसके अलावा भी और बहुत योगदान है, लेकिन CH4 का योगदान भी ज्यादा है। कुछ बातें बताना चाहूंगा कि अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि सर ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती है, तो आप क्या जवाब देंगे। ठीक है, तो याद रखें कई बार परीक्षा में सभी प्रश्न पूछे गए हैं। तो याद रखें दोस्तों, अगर मैं बात करूं यहां पर CH4 की बात करूं, यहां पर बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड की, यहां पे बात करूं जल वाष्प की, ठीक है, याद रखिए सभी पॉइंट्स याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहां पे बात करूं मैं CFC की, CFC को क्या बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोला जाता है। CFC गैस का उत्सर्जन कहां से होता है, यह भी कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो याद रखिएगा रेफ्रिजरेटर, यानी जो घर में रखी हुई फ्रीज होती है वो हो गया, AC हो गया, ठीक है, तो इनसे जो होता है CFC गैस का उत्सर्जन होता है, जो कि ग्रीन हाउस गैस के रूप में जानी जाती है। यह हो गया आपका O3 हो गया। O3 को दोस्तों ओजोन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ओजोन गैस के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। ये सभी ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत आते हैं। तो अगर यहां पर मीथेन में कमी हो रही है तो जरूर ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है उसमें कमी हो पाएगा, वैश्विक तापमान में जो वृद्धि हो रही है वो रुक पाएगा, यह भी याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों यह माना जाता है कि अगर CH4 कम होता है, CH4 यानी मीथेन में अगर कमी आती है तो किन किन सेक्टर से कमी आएगी, जैसे कैसे, जैसे यहां पर आप देखिए प्रश्न में आपके सामने दिया कि मीथेन उत्सर्जन में 45% तक कमी आ पाएगी। तो कैसे इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि इतनी कमी आएगी। भाई कहीं ना कहीं से तो पता होगा ना कि कमी कैसे आ पाएगी, ऐसे मन किया और बोल दिया, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। याद रखिएगा यहां पर जो रीजन दिया गया, क्या दिया गया, यहां पर बताया गया कि जो जीवाश्म है, फॉसिल जो फ्यूल्स हैं, जो जीवाश्म ईंधन है, जब उन जीवाश्म ईंधनों को जलाया जाता है तो उससे जो होता है बहुत ज्यादा मात्रा में CH4 निकलता है, लगभग 60% CH4 यहां से देखिए आप समझिए, CH4 कम करने का मतलब क्या है कि मीथेन का उत्सर्जन कम होना। और कैसे कम होगा, अगर हम लोग रोक लगा दें कि इस पर थोड़ा सा ध्यान दें, जीवाश्म ईंधनों पर, या अगर हम बात कर दें वेस्ट मटेरियल पर, किस पर बात करें, वेस्ट मटेरियल पर बात करें, तो याद रखिए इसके माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम किया जा सकता है, CH4 को कम किया जा सकता है, क्योंकि इसका योगदान कितना है, 30 से 35% तक है। इसी प्रकार अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है दोस्तों ये भी ग्रीन हाउस इफेक्ट में CH4 को बढ़ाने का योगदान देता है। और कितना, तो याद रखेगा दोस्तों लगभग 20 से 25%। मतलब ये वो स्थान है जिन पे अगर हम कंट्रोल करें तो हम 45% का जो आंकड़ा दिया गया है इसको हम पा सकते हैं इस दशक में। यही तो कहा गया कि दशक में ये 45% जो है कमी
की जा सकती है CH4 में, अगर केवल और केवल इन 3 स्थानों पर क्या कर दिया जाए, फोकस कर दिया जाए। दोस्तों एक प्रश्न और आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, देखिए यही सब स्टैटिक जीके के प्रश्न हैं। परीक्षा में क्या पूछा जाता है कि CH4 का उत्सर्जन कहां से होता है। क्या प्रश्न आता है, CH4 यानी मीथेन का उत्सर्जन जो है ये कहां से होता है। ठीक है, ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इसका उत्तर क्या देंगे, याद रखेगा CH4 का उत्सर्जन होता है धान के खेत से। कहां से होता है, एक एक प्रश्न याद रखिए, सब याद करा दूंगा आपको। धान के खेत से होता है, और कहां से होता है दोस्तों, दीमक की बॉम्बी का नाम सुना है, दीमक की बॉम्बी। ठीक है, याद रखेगा दीमक की जो बॉम्बी होती है वहां से भी ये निकलता है। इसके अलावा और कहां से निकलता है, तो जहां कहीं कोयले की खान होती है, ठीक है, वहां से भी CH4 का उत्सर्जन होता है। कोयले की खान से भी CH4 का उत्सर्जन होता है। और कहां से होता है, जरा याद करके बताओ। ऐसे पशु जो जुगाली करते हैं, क्या करते हैं, जुगाली। जुगाली माने होता है पगुरी करना। ठीक है, आपने देखा होगा गाय भैंस वगैरह ये सभी पशु क्या करते हैं, पहले खा लेते हैं पेट भर, और फिर उसको क्या करते हैं, धीरे धीरे निकाल करके उसको दोबारा पगुरी करके उसको जुगाली करके फिर से पचाने का काम करते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, जुगाली करने वाले पशु। ठीक है, जुगाली करने वाले पशु। ठीक है, इनका भी नाम यहां पे आता है। तो ये वो चीजें हैं दोस्तों जहां से सबसे ज्यादा CH4 का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। इसके अलावा दोस्तों अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जीवाश्म ईंधन, इसको भी याद रखेगा, जीवाश्म ईंधन। ठीक है, जीवाश्म ईंधन, इससे भी CH4 का उत्सर्जन होता है। आपने बायोमास का नाम सुना होगा, किसका नाम सुना होगा, बायोमास का नाम सुना होगा। यहां से भी जो है CH4 का उत्सर्जन होता है। तो ये वे स्थान है, अगर इन सभी स्थानों पर कमी किया जाए तो निश्चित रूप से CH4 के उत्सर्जन में कमी आ पाएगी। ठीक है, और अगर CH4 के उत्सर्जन में हमें कमी मिल गया तो याद रखिए इससे क्या क्या है, मोटी मोटा दो बातें याद रखेगा कि एक तो वैश्विक तापन में कमी आएगी। किसमें आएगी, वैश्विक तापन में कमी आएगी। ठीक है, और दूसरा क्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट कम होगा। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में कमी आएगी। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा, यह भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप इतनी बातें याद रखते हैं तो निश्चित रूप से आप इस पूरे क्वेश्चन का सार जानते हैं। इससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, इससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, इसमें एक चीज और बढ़ा लीजिएगा दोस्तों, इसके ग्रीन हाउस गैस में यहां नाइट्रस ऑक्साइड भी आता है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड ये भी आता है, तो इसको भी याद रखिएगा दोस्तों, आप गलती से भूलिएगा मत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न क्या दे रहा है। अभी मैंने जो बातें आपको बताया वो सभी बातें यहां पर दी जा रही हैं। ठीक है, ये सारी बातें बताई जा रही है। कल दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था, क्लाइमेट ट्रैकर था एक, जिसने बताया था कि अगले कुछ वर्षों में क्या होगा, 2.4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने की बात की थी। इसके पहले भी इस तरह का बहुत सारा डेटा वो जारी कर चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सभी बातें तो मैंने आपको बता दिया, जो बातें अभी बताया वही सभी बातें यहां पर लिखी गई हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं और यहां के लिए और तैयारी करते हैं कि क्या क्या बेहतरीन बातें। दोस्तों अभी हाल ही में किसने लगातार 5वीं बार स्पेनिश ग्रैंड स्लैम, ठीक है, या ग्रैंड प्रिक्स आप बोलिए, स्लैम मत बोलिए, ग्रैंड स्लैम अलग होता है। ठीक है, देखिए गलती से निकल गया। ग्रैंड स्लैम जो होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें टेनिस से संबंधित खेल होते हैं। ठीक है, आपने अलग अलग देखा होगा। और ये जो ग्रैंड प्रिक्स होता है, इसमें क्या होता है, ये फार्मूला 1 रेसिंग होता है। क्या होता है, जिसको F1 रेसिंग भी बोलते हैं, तो फार्मूला 1 कहा जाता है। फार्मूला 1 ये रेसिंग होता है। ठीक है, ये रेसिंग से संबंधित है। और इसमें जो है दोस्तों स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स का अवार्ड दोस्तों इस बार किसने जीता है, ये आपको बताना है। तो याद रखेगा, आपने इमेज देख लिया और इमेज में कौन सा व्यक्ति है, तो याद रखेगा इनका नाम है लुइस हैमिल्टन। एक पल के लिए सर हमने याद भी अगर कर लिया तो क्या फर्क पड़ता है कि हमारे परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है या नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि लुइस हैमिल्टन ने हराया था किसको, वेस्टापेन को हराया था, मैक्स वेस्टापेन को हराया था। और हरा करके लुइस हैमिल्टन ने यह अवार्ड अपने नाम किया है। ठीक है, अच्छा बात आती है कि इनके बारे में और क्या क्या दोस्तों याद रखा जाए। तो इनके बारे में याद करने लायक बहुत बेहतरीन बात जो इस बार है वो ये है कि पहली बार ऐसा हुआ दोस्तों दुनिया में, पूरे दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है, दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने लगा मतलब 100 बार कितना शतक पूरा किया। आपने देखा होगा कि लोग मैच में शतक पूरा करते हैं, लेकिन यहां रेसिंग में अवार्ड का शतक पूरा किया दोस्तों। याद रखेगा 100 बार पोल पोजीशन हासिल किया है। क्या किया है, पोल पोजीशन। कई लोग बोलेंगे सर ये पोल पोजीशन क्या होता है। अरे पोल पोजीशन मींस होता है जैसे जब रेसिंग होती है दोस्तों, आपने देखा होगा इस तरह का ग्राउंड होता है और मान लीजिए यहां पर एक झंडा लगा हुआ और यहीं से रेसिंग शुरू हुई है। तो यहां से
जब गाड़ी स्टार्ट होती है ना तो गाड़ी ऐसे जाती घूमते हुए, और गाड़ी को दोबारा कहां आना होता है, जिस स्थान से गाड़ी चली होती है उसी स्थान पर दोबारा इसको पहुंचना होता है। और जब इस झंडे पर जो सबसे पहले पहुंचता है वो विजयी माना जाता है। तो याद रखें दोस्तों, ये पोल पोजीशन होता है और 100 बार पोल पोजीशन दोस्तों जीत चुके हैं कौन, तो याद रखेगा उनका नाम क्या है। यहां पर आपने देखा क्या नाम है, लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने फार्मूला 1 रेसिंग जीत लिया है। और अभी अगर मैं इस रेसिंग के बारे में और 2-3 बातें बताऊं कि इस साल के, जैसे अगर मैं बात करूं 2021 में कुल कितने फार्मूला 1 रेसिंग हो चुके हैं अब तक, देखिए साल में बहुत होता है, करीब 28-30 रेसिंग होता है, और इसमें से इस बार वाली ये चौथी रेसिंग थी। कितनी रेसिंग थी, ये चौथी रेसिंग थी दोस्तों, और चौथी बार वाले में इन्होंने जीत लिया। तो पहली रेसिंग जो हुआ था दोस्तों, याद रखेगा ये बहरीन में हुआ था, बहरीन देश है, उसका नाम था बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है। तो याद रखेगा ये मार्च में हुआ था, 28 मार्च को। कब हुआ था, 28 मार्च को हुआ था, ये पहला हुआ था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो दूसरा वाला हुआ था वो हुआ था इटली में। इटली में एक जगह पड़ता है दोस्तों, इमिलिया बोलते हैं, इमिलिया ग्रैंड पिक्स बोलते हैं उसको, ठीक है। इमिलिया लिखिएगा यहां पर EMLIA, इमिलिया। तो ये हुआ था दोस्तों, ये पड़ता है इटली में, ठीक है। ये आपका दूसरी बार हुआ था, और ये किस डेट पे हुआ था दोस्तों, तो मुझे याद क्यों है, बड़ी बात है भी कि सर आपको इतना डेट कैसे याद हो जाता है, यार मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी तो मुझे डेट याद हो गया है, ठीक है। बाकी आपकी नहीं है तो मेरी वजह से आप भी याद कर लो, ऐसे कुछ कर सकते हो, और क्या करें, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला हुआ था पुर्तगाल में, ठीक है, पुर्तगाल में हुआ था। इसको याद रखेगा, पुर्तगाल वाला तो अभी मई महीने में हुआ है, ये हुआ है 2 मई को। कितने तारीख को हुआ है, 2 मई को। और फिर चौथे नंबर पे हुआ है इस बार स्पेनिश वाला, ठीक है, स्पेनिश वाला। तो याद रखेगा, और सबसे अच्छी बात है, मैं आपको बता क्यों रहा हूं, बता इसलिए रहा हूं कि चारों का चारों मैच अकेले लुइस हैमिल्टन ने जीत लिया। क्या गजब की बात करते हो, लुइस हैमिल्टन ने इस चारों मैच को जीत लिया, ठीक है। याद रखेगा, लुइस हैमिल्टन ने इस चारों मैच को जीत लिया, अपने नाम कर लिया, ठीक है। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। अच्छा, एक चीज और याद रखेगा दोस्तों, इस 100वीं पोल पोजीशन जो उन्होंने किया है, ये उनकी 98वीं जीत थी, ठीक है। टोटल मिला के देखा जाए तो 98वीं जीत थी। तो इसको भी आप अपने मन से इसको याद रखेगा। अगर आप इतनी बातें याद रखते हैं तो निश्चित रूप से आप अच्छा कर पाएंगे। अच्छा, एक चीज और याद रखेगा, इसके अलावा 2012 में संन्यास ले लिया था एक और खिलाड़ी थे, इन्हीं की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे, उनका नाम था माइकल शूमाकर। क्या नाम था, माइकल शूमाकर। उन्होंने कुल 68 पोल पोजीशन हासिल किया था। इनके पीछे एक और लोग थे, वो 65 हासिल किए थे, लेकिन आज तक किसी ने 100 का आंकड़ा नहीं टच किया। 100 का आंकड़ा टच करने वाले लुइस हैमिल्टन जो हैं, ये पहले व्यक्ति हैं। तो इसको याद रखेगा कि 100वीं बार पोल पोजीशन हासिल किया, मतलब इन्होंने शतक पूरा किया, और ये फार्मूला 1 रेसिंग के सबसे युवा और सबसे बेहतरीन प्लेयर हैं। और स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स के साथ उन्होंने ये, अगर मैं केवल और केवल स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स की बात कर लूं तो 5वीं बार लगातार इन्होंने जीता, लगातार 5वीं बार इन्होंने जीत हासिल किया, ठीक है। पहले स्थान पे लुइस हैमिल्टन थे, ये ब्रिटेन के खिलाड़ी हैं, और मैक्स वेस्टिपेन जो है ये नीदरलैंड से हैं। नीदरलैंड की राजधानी कहां पर है, जल्दी से बताइए। नीदरलैंड, जैसे ब्रिटेन की राजधानी कहां पर है, लंदन। कहां पर है, लंदन। नीदरलैंड की राजधानी कहां पर है, एम्स्टर्डम। कहां पर है, एम्स्टर्डम, ठीक है। इसको भी याद रखेगा दोस्तों, आपके लिए इंपॉर्टेंट है एम्स्टर्डम, ठीक है। एम्स्टर्डम दोस्तों बहुत बड़ा बंदरगाह भी है। और फिनलैंड की राजधानी कहां है, तो याद रखेगा हेलसिंकी। क्या नाम है, हेलसिंकी। तो ये सभी बात याद रखेगा। हेलसिंकी ये इन्हीं के टीम के थे, ठीक है। मर्सिडीज के ड्राइवर है वाल्टेरी बोटास, इन्होंने ये जीत हासिल किया है। इतनी बातें पच जाएगी आपके पेट में, पचा लीजिएगा, कैसे भी करके पचा लीजिएगा, मुझे नहीं पता, बट इतनी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। यह इस साल का चौथा रेस है, आपको बता दिया। पहला वाला बहरीन ग्रैंड प्रिक्स है, दूसरा एमिलिया है, तीसरा क्या हो जाएगा आपका पोर्तुगीज है, और चौथा स्पेनिश है, ठीक है। ये सब बातें आप याद रखेगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हिमंता बिस्वा शर्मा किस राज्य के 15वें मुख्यमंत्री बने हैं। दोस्तों चुनाव तो कुल 5 राज्यों में हुआ, तो मामला एक राज्य का क्यों पूछ रहा है, हमें तो 5 राज्य के बारे में जानना पड़ेगा। चलो जानते हैं, अच्छे से सीखते हैं इसके बारे में। देखिए अगर मैं बात करूं हिमंता बिस्वा शर्मा की, तो ये असम के मुख्यमंत्री चुने गए, और असम के किस नंबर के मुख्यमंत्री हैं, तो 15वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। इसके अगर पहले की बात करें कि इससे पूर्व में मुख्यमंत्री कौन था, तो याद रखेगा दोस्तों, मुख्यमंत्री सीधा सीधा सीएम लिख देता हूं, ठीक है। तो आपने नाम सुना होगा सर्बानंद सोनोवाल का। क्या किसका नाम, सर्बानंद सोनोवाल का नाम सुना होगा। ये मुख्यमंत्री थे, लेकिन इस बार जो है याद रखेगा, इस बार मुख्यमंत्री चुना गया हिमंता बिस्वा शर्मा को, ठीक है। अच्छा, ये कब अपनी शपथ लेने वाले हैं दोस्तों, तो अभी रिसेंट में 8 मई को इन्होंने अपना शपथ लिया है। अच्छा, कितनी सीट दोस्तों, असम एकमात्र ऐसा राज्य था जहां पर बीजेपी ने रिकॉर्ड सीट जीता है। कितना, तो कुल 126 सीट यहां पर है, जिसमें से 60 सीट पर बीजेपी ने क्या किया, विजय हासिल किया। कितनी सीट पर, 60 सीट पे विजय हासिल किया है। और यहां के राज्यपाल भी आपसे परीक्षा में पूछ सकता है, तो याद रखेगा जगदीश मुखी।
याद रखेगा राज्यपाल यहां कौन है, जगदीश मुखी हैं, ठीक है, तो ये भी याद रखेगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जगदीश मुखी। अच्छा, इन्हीं के नाम के जैसा दोस्तों एक और राज्यपाल हैं जिनका नाम है जगदीप धनखड़। क्या नाम है, जगदीप धनखड़। इनका नाम जगदीश मुखी, उनका नाम जगदीप धनखड़। तो ये धनखड़ साहब जो है ना, ये असम के पास में ही एक राज्य है पश्चिम बंगाल, ठीक है, जहां पर अभी ममता बनर्जी जी चौथी बार जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रही हैं, ठीक है, तो याद रखेगा चौथी बार नहीं, तीसरी बार लेने जा रहे हैं, इस बार उनका तीसरा है कार्यकाल, ठीक है, तो ये याद रखेगा जगदीप धनखड़ जो हैं ये राज्यपाल हैं कहां पर, पश्चिम बंगाल में, और 5 मई को ममता बनर्जी ने अपना शपथ लिया है और 213 सीट जीत हासिल किया है। अगर इसके पहले वाले विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस समय ममता बनर्जी ने 211 सीट हासिल किया था, जबकि इस बार 213 सीट हासिल किया। टोटल सीट की बात करें दोस्तों तो यहां जरूर 292 लिखा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में सीट की संख्या कितनी है, 294 है। 2 सीट पे चुनाव नहीं हुआ था तो 292 हुआ, 292 में से 213 सीट पे ममता बनर्जी ने, जो तृणमूल कांग्रेस है, उसने जीत हासिल किया है। इसके अलावा दोस्तों पुदुचेरी की बात करें, पुदुचेरी भी अच्छा प्रश्न है, याद रखेगा, वहां पर एन रंगास्वामी ये लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बने। मैं इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन हां इतना बता दूं कि कई बार ये साइकिल से अपने राज्य में भ्रमण करते हुए, मतलब सर्वसाधारण व्यक्ति हैं, दिखाने वाली बात नहीं है। अरे उतने बड़े पद पर रहकर ना साइकिल चलाना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो याद रखिए ये गली गुचे में मिल जाते हैं, कुछ पूछते हुए, जनता की समस्याओं को जानते हुए। इनका नाम है एन रंगास्वामी, लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं और 7 मई को इन्होंने शपथ ग्रहण किया। और राज्यपाल वहां कौन है, तो राज्यपाल अभी तक पुदुचेरी में फरवरी महीने तक दोस्तों किरण बेदी जी थी, लेकिन उसके बाद उनको हटा दिया गया। तो अभी तेलंगाना की राज्यपाल हैं तिमिलिसाई सुंदरराजन, उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, कहां का, पुदुचेरी का। तो याद रखेगा यह प्रश्न भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। प्लस केरल में एक बार फिर से सरकार बना लिया है पिनरई विजयन ने, ठीक है, पी विजयन जिनको बोलते हैं, पिनरई विजयन। और केरल के राज्यपाल कौन है, तो याद रखेगा उनके वहां के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, उसको भी याद रखेगा, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस तमिलनाडु में एक बार फिर से डीएमके पार्टी के साथ मिलकर के बीजेपी ने गठबंधन करके वहां पर जीत हासिल किया और एमके स्टालिन जो है दोस्तों ये मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं। ये भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। और बनवारी लाल पुरोहित जी ये राज्यपाल हैं तमिलनाडु की। इतनी बातें तो आपको याद रखना पड़ेगा, वो भी जबरदस्ती। अगर नहीं याद रखोगे तो मुझसे मत कहना कि नहीं सर मिस्टेक हो गया, परीक्षा में आया और सर आपने बताया नहीं। ये सब आपकी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करें किस वैज्ञानिक संगठन ने कोरोना संक्रमितों के लिए एक दवा है जिसका नाम है डीऑक्सी ग्लूकोज, ठीक है, डीऑक्सी डी ग्लूकोज इसको बोलते हैं। तो यह दवा किसके द्वारा विकसित किया गया, तो फिलहाल तो इस प्रश्न की अगर सही उत्तर की बात करें तो ज्यादातर लोग जानते हैं कि दवा विकसित किया गया डीआरडीओ ने, ठीक है, डीआरडीओ की तरफ से विकसित किया गया। लेकिन अकेले डीआरडीओ ने इसे विकसित नहीं किया है। इसके साथ कौन कौन काम कर रहा था, तो डीआरडीओ के साथ जो टीम लगी थी, एक तो लगी थी डॉक्टर रेड्डी का नाम सुना होगा, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी का नाम सुना होगा। तो डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी जो है दोस्तों ये भी लगा हुआ था। प्लस इसके अलावा एक और लगा हुआ था जिसका नाम है इनमास, ठीक है, INMAS, ठीक है। इनमास माने क्या होता है, तो आई माने लिखिएगा यहां पर, याद करिएगा आप, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेस, ठीक है, न्यूक्लियर मेडिसिन, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एलाइड साइंसेस, ठीक है। तो इसको याद रखेगा INMAS। ये कुल मिलाकर के 3 लोगों ने मिलकर के इस दवा को बनाया है। यहां पर खाली डीआरडीओ बोलना उचित नहीं है। इन 3 लोगों के सहयोग से यह दवा विकसित की गई है। अच्छा, कैसे पता चला लोगों को कि नहीं ये दवा काम कर सकती है, तो सबसे जो बेहतरीन बात है, सबसे जो शानदार बात है इस दवा के बारे में, वो बात यह है दोस्तों कि यह दवा एक, वैसे तो देखा जाए एक पाउडर के रूप में आती है जिसे पानी में घोल करके पिया जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यह दवा पूरे शरीर में जहां कहीं भी कोरोना वायरस का इफेक्ट होता है, यह उन संक्रमित कोशिकाओं की पहचान करती है और उसको फिर से रिचार्ज करके, फिर से बूस्ट करके उसको आगे बढ़ाने का काम करती है, ताकि कोरोना वायरस पर जो है विजय पाया जा सके। तो बहुत ही बेहतरीन दवा है। पूरी दुनिया एकदम अचंभे में है कि कैसे इतने कम समय में यह दवा बना ली गई। तो इस दवा का नाम याद रखेगा डीऑक्सी डी ग्लूकोज नाम है इस दवा का। इसका पूरा ट्रायल भी हो चुका है। ट्रायल में पता चला कि जब इसको यूज किया गया तो 3 दिन के अंदर जहां पे ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की बहुत ज्यादा जरूरत थी, वो जरूरत भी समाप्त हो गई। बुजुर्गों के ऊपर भी ट्रायल किया गया और यह दवा पूरी तरह से सेफ है और सक्सेसफुल भी है, ठीक है। तो बहुत जल्द ये दवा आप लोगों के बीच में होगी और तब लगता है मुझे इस कोरोना वायरस से मुक्ति मिल ही जाएगी, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, यही सारी बातें यहां पर है करा डीसीजीआई यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो याद रखेगा इसने कोविड-19 के मरीजों के लिए डीआरडीओ द्वारा निर्मित जो 2DG ये दवा है इसको मंजूरी दे दिया है। ये दवा एक पाउडर के रूप में आती है जिसे पानी में घोल करके लिया जाता है। यह दवा संक्रमित कोशिकाओं में जाकर के जमा हो जाती है और वहां वायरल सिंथोसिस, ठीक है, और एनर्जी प्रोडक्शन कर वायरस को बढ़ने से रोकती है और वहीं पर वायरस को यह समाप्त कर देती है। यह संक्रमित कोशिकाओं की अपने एंटीक तरीके से पहचान भी करती है। पूरे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, लेकिन जो कोशिकाएं संक्रमित होती हैं यह पर्टिकुलर उन कोशिकाओं की पहचान करके उनको मरम्मत करने का काम यह दवा करती है। इसको डीआरडीओ और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी और आईएनएमएस के द्वारा बनाया गया। आईएनएमएस मतलब क्या होता है? इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेस। तो इसको भी याद रखेगा, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 8 मई को किस प्रसिद्ध योग गुरु का निधन हो गया? ठीक है, अभी बीते 8 मई को दोस्तों बहुत प्रसिद्ध योग गुरु थे, गुजरात से थे और इनका निधन हो गया। इनका नाम क्या है ये आपको बताना है, तो आपके सामने ऑप्शन है स्वामी दिवानंद, स्वामी योगानंद, स्वामी आनंद स्वरूप या स्वामी आध्यात्मानंद। ठीक है, तो इनका नाम है दोस्तों स्वामी आध्यात्मानंद, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। इनके निधन के बाद दोस्तों मोदी जी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे विजय रूपाणी हो जो कि गुजरात के सीएम है, इन सभी लोगों ने ट्वीट करके शोक व्यक्त किया कि ये कुछ अच्छा नहीं हुआ। तो इसको भी याद रखेगा। अच्छा, इनके बारे में इतना क्यों याद किया जा रहा है दोस्तों? कि इसलिए याद किया जा रहा है क्योंकि 77 वर्ष की आयु में कोविड-19 की वजह से इनकी मृत्यु हुई और थोड़े बहुत नहीं पूरे दुनिया में 814 से ज्यादा शिविर इन्होंने आयोजित किए, जिसमें लोगों को योग के बारे में, प्राणायाम के बारे में, चिंतन के बारे में लोगों को बताया और इसकी जो है जरूरत के बारे में लोगों को बताया कि कैसे हम योग और प्राणायाम के माध्यम से अपने आप को मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, इन सभी बातों को लेकर के। इसके अलावा दोस्तों एक विश्व शांति सम्मेलन हुआ था। कहां पर हुआ था? मैक्सिको में हुआ था। कब हुआ था? तो 1999 में हुआ था। वहां पर जाकर के इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था, यानी बहुत बड़े व्यक्ति थे। ठीक है, इसके अलावा इनको भारत कनाडा सांस्कृतिक और विरासत संघ की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी दिया गया था। तो आप इसको भी याद रखेगा। और एक प्रश्न और भी याद रखें दोस्तों, अभी हाल ही में आपने पढ़ा होगा जब एक कुंभ चल रहा था, ठीक है, तो इस कुंभ में हिस्सा लिए हुए थे जाकर के, क्या नाम था? निर्वाणी अखाड़े के महामंडलेश्वर थे कपिल देव जी। ठीक है, इनकी मृत्यु भी हो गई थी कोविड-19 की वजह से, तो इनका नाम भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आज के, इसको भी याद नहीं रखिएगा। हाल ही में किस राज्य में ग्लाइसोफेट खरपतवार नाशी पर प्रतिबंध लगाया गया है? ठीक है, बड़ा एंटीक टाइप का ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक प्रश्न दे रहा है कि किस राज्य ने खरपतवार नाशी है। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक खरपतवार को नाश करता है तो इस पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत क्या पड़ गई? अरे भाई, खेत में अगर किसी भी चीज की खेती होती है तो वहां पे खरपतवार उग जाते हैं और खरपतवार क्या करते हैं? वो कमी करते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो याद रखिए खरपतवार को नष्ट करने के लिए तमाम तरह के केमिकल्स का छिड़काव किया जाता है कि खरपतवार वहां से क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। तो इस खरपतवार को समाप्त करने के लिए ये जो ग्लाइसोफेट है, इसको इस पे जो है मंजूरी न देने की बजाय इस पे प्रतिबंध क्यों लगाया गया? तो इसके पीछे रीजन जान लीजिए। क्योंकि ये जो ग्लाइसोफेट है दोस्तों, जनरली तो भारत में जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, 1970 के दशक में, कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो याद रखिए 1970 के दशक में जब पहली बार इसको भारत में इंट्रोड्यूस किया गया तो इसका इस्तेमाल केवल और केवल चाय और काफी के बागानों में किया जाना था। ठीक है, केवल इसी में किया जाना था और इसको उतना ही अधिकार था। लेकिन इसका इस्तेमाल अवैध तरीके से किसानों ने कहां पर करना शुरू कर दिया? कपास की खेती जो होती है उसमें करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कपास की खेती में स्टार्ट कर दिया। अच्छा, क्या नुकसान हो गया? अगर कपास की खेती में किसानों ने इसका इस्तेमाल कर ही दिया तो नुकसान वाली क्या बात है? नुकसान वाली दोस्तों बातें हैं कि इस ग्लाइसोफेट की वजह से व्यक्ति को कैंसर रोग होता है। ठीक है, व्यक्ति को त्वचा रोग होता है और बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। यही नहीं, जो किसान इस खरपतवार नाशी का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे कईयों किसान, सैकड़ों किसानों की मृत्यु भी हो चुकी है। उसके बावजूद भी किसान इस पर रोक नहीं लगाते, बल्कि अवैध खेती करते रहते। आपको जानकर के हैरानी होगी कि पूरे भारत में कपास की 50% से ज्यादा खेती अवैध तरीके से की जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर इस खरपतवार नाशी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका पूरी तरह से बैन लगाया गया है। अगर मैं केवल महाराष्ट्र की बात कर दूं, ठीक है, महाराष्ट्र जो कि अग्रणी राज्य माना जाता है कि इसमें कपास के उत्पादन में, तो याद रखेगा उस राज्य में दोस्तों कहा गया कि अगर एक मोटा आंकड़ा की अगर मैं बात करूं दोस्तों यहां पे, तो कहा गया कि जो 35% इसके क्षेत्र हैं वो अवैध हैं।
क्या है, अवैध खेती वहां की जा रही है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि ये जो रोग हैं ये रोग ना फैल पाए, इसीलिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होगा आपका तेलंगाना, क्योंकि तेलंगाना ने सबसे पहले इस खरपतवार नाशी पर रोक लगाया, लेकिन बाद में देखा कि किसान मान नहीं रहे हैं, किसान अवैध रूप से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पूरे राज्य में इसको प्रतिबंधित कर दिया गया। यही नहीं, तेलंगाना कोई पहला राज्य नहीं है जिसने इस तरह का प्रतिबंध लगाया है। इसके पहले केरल ने भी प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, केरल भी इस खरपतवार नाशी पर प्रतिबंध लगा चुका है। तो इतनी बातें दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग थोड़ा याद रखने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे देखिए, डिटेल में भी और कुछ दिलेगा आपको। कह रहा है ग्लाइफोसेट एक विवादास्पद खरपतवार नाशक है जो आमतौर पर कपास के खेतों में खरपतवार को मारने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रतिबंध क्यों किया गया? क्योंकि कैंसर का कारण था, और मैंने बता दिया कि 35% जो खेती है महाराष्ट्र में कपास की वो अवैध है। दोस्तों कपास को कहा जाता है सफेद सोना। कभी कभी स्टैटिक जीके में प्रश्न पूछता है भाई सफेद सोना किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा कपास को क्या कहा जाता है भारत में, सफेद सोना कहा जाता है। अच्छा, कपास की खेती दोस्तों ये किस प्रकार की मिट्टी में किया जाता है, तो आप सभी को पता होगा जो काली मिट्टी होती है उसमें जो है कपास की सर्वाधिक खेती होती है। काली मिट्टी को इसीलिए कपासी मिट्टी भी कहा जाता है या स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है, यह भी आप याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी। और अगर इसके बेल्ट की बात करें तो कपास की खेती के लिए कर्नाटक हो गया, आपका जो है तेलंगाना वाला बेल्ट हो गया, आपका जो है महाराष्ट्र का बेल्ट हो गया, आपका गुजरात हो गया, इन सभी जगह पे सबसे ज्यादा मात्रा में कपास की खेती की जाती है। ठीक है, इसको याद रखेगा। और यही बता रहा है कि प्रतिबंध कौन कौन लगा दिया, तो तेलंगाना और केरल ने प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस महिला पहलवान ने फ्री स्टाइल कुश्ती में ओलंपिक के लिए क्या कर लिया, क्वालिफाई कर लिया। ठीक है दोस्तों, यह प्रश्न मैं आपको कल ही बताया था। कल मैं एक प्रश्न और आपके लिए लाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि नौकायन में, ठीक है, नौकायन, ठीक है, नौकायन में याद रखेगा दो लोग थे। एक लोग का नाम था अर्जुन जाट, क्या नाम था, अर्जुन जाट, और दूसरे व्यक्ति का नाम था अरविंद सिंह। ठीक है, अर्जुन जाट और अरविंद सिंह, ये दो लोगों को जो है क्वालिफाई किया था, दो लोगों ने क्वालिफाई किया था इस नौकायन प्रतियोगिता के लिए, टोक्यो ओलंपिक जो होने वाला उसमें जाने के लिए। और कल ही मैंने आपको बताया था कि महिला पहलवान है जिनका नाम है, क्या नाम है, सीमा बिस्ला। ठीक है, सीमा बिस्ला, इन्होंने भी क्वालिफाई किया है। बाकी स्टैटिक जीके की बात करें दोस्तों तो आप सभी को पता होगा कि ये जो ओलंपिक होने वाला है ये सबसे पहले 1896 में हुआ था। कहां पर हुआ था, तो यूनान के एथेंस में हुआ था। दुनिया में पहली बार ओलंपिक 1896 में खेला गया था। उसके बाद से हर 4 साल में ओलंपिक खेला जा रहा है। अपने पूरे 125 साल के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ है जब कभी इसको विषम वर्षों में खेला गया हो। ठीक है, हर बार जब भी खेला गया सम वर्षों में खेला गया, कभी आज तक विषम वर्ष में नहीं खेला गया। पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2021 में इसको खेला जाएगा। क्यों? क्योंकि 2020 में कोरोना वायरस की वजह से इसको टाल दिया गया था, जो कि स्टार्ट होने वाला था 24 जुलाई को और समाप्त होने वाला था 9 अगस्त को। लेकिन इस बार डेट में भी थोड़ी सी चेंजिंग किया गया, डेट को एक दिन पहले शिफ्ट कर दिया गया है। जो 24 जुलाई को गेम स्टार्ट होने वाला था वो अब स्टार्ट होगा 23 जुलाई को, 23 जुलाई को स्टार्ट होगा। और जो 9 तारीख को समाप्त होने वाला था वो अब 8 अगस्त को क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। साथ ही साथ मैंने आपको पैरा ओलंपिक के बारे में बताया था कि जो पैरा ओलंपिक गेम्स हैं वो भी 24 अगस्त को स्टार्ट हो रहे हैं। जो पैरा ओलंपिक गेम है वो कब स्टार्ट हो रहे हैं, 24 अगस्त को स्टार्ट हो रहे हैं, 24 अगस्त को, और समाप्त हो रहे हैं 9 सितंबर को। ठीक है, ये सब पॉइंट भी याद रखेगा दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुझे नहीं लगता कि अगर आप इतनी बातें याद रखते हो तो आपका एक पॉइंट भी मिस होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए लिख रहा है, अच्छा इसके अलावा अगर मैं कुश्ती में बात करूं तो इस जो सीमा बिस्ला जी हैं ये 50 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने क्वालिफाई किया है। इसके अलावा आपने सुल्तान पिक्चर देखा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा, सॉरी सुल्तान कह रहा हूं, एक और मूवी आई थी, क्या नाम था, दंगल। ठीक है, दंगल में आपने देखा होगा विनेश फोगाट के बारे में। ठीक है, तो विनेश फोगाट हो गए, सोनम मलिक हो गई और अंशु मलिक हो गए, इन लोगों ने भी क्या किया, क्वालिफाई कर चुकी हैं टोक्यो ओलंपिक के लिए। तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चित दाहला बांध किस देश से संबंधित है? पहले बताओ ये चर्चा में क्यों आ गया, दाहला बांध जो है चर्चा में क्यों आ गया? दोस्तों याद रखिए, अफगानिस्तान जिसकी राजधानी क्या है, काबुल। अफगानिस्तान जिसकी राजधानी काबुल है, ठीक है, काबुल में एक जगह पड़ता है कांधार। क्या पड़ता है, काबुल में कर रहा हूं, अफगानिस्तान में एक जगह पड़ता है कांधार। क्या पड़ता है, कांधार। ठीक है, इस कांधार में दोस्तों तालिबानियों के द्वारा अटैक किया गया। ठीक है, तालिबानियों के द्वारा यहां पर अटैक किया गया और इस अटैक में तालिबानियों ने खुद
कहा कि वहां पर जो दाहला बांध है उसको उन्होंने क्या कर लिया, अंडर कंट्रोल कर लिया है। अगर मैं इस मैप की बात करूं तो यहां पर देखिए ये काबुल है, ठीक है, मैं अलग पेन से लिख देता हूं कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों ये काबुल है, ये पूरा आपका अफगानिस्तान का मैप है, और यहां पर कांधार है। इस कांधार में ठीक इस वाले पोजीशन पे दोस्तों ये दाहला डैम पड़ता है, दाहला बांध है, जिस पर तालिबानियों ने क्या कर लिया है, अपना अधिकार कर लिया है, ठीक है। इस बांध को एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम क्या है, अरगान दाब बांध। कौन सा, अरगान दाब, ठीक है, अरगान दाब बांध भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पर एक नदी है दोस्तों, उस नदी का नाम ही है अरगान दाब, ठीक है। अरगान दाब पर अब तालिबानियों का कब्जा हो गया है, ठीक है, इसको याद रखेगा। और इसी का एक दूसरा नाम क्या है, दाहला बांध भी है, कुछ अलग से यहां पर नहीं है। एक प्रश्न याद रखेगा कि अगर मैं बात करूं अफगानिस्तान में, तो भारत की सहयोग से कौन सा बांध अफगानिस्तान में बनाया गया, कभी अगर ये परीक्षा में पूछ देता है तो आप बताइएगा कि वहां पर भारत ने एक बनाया मैत्री बांध। कौन सा बांध, मैत्री बांध, जिसे हम सलमा बांध के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, सलमा बांध के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा एक बांध और है दोस्तों, जो सहतूत बांध के नाम से जाना जाता है, सहतूत नदी पर बना हुआ है, ठीक है, ये भी याद रखेगा, ठीक है, सहतूत के नाम से, तो ये भी याद रखेगा। ये अभी के लिए आपके लिए जानने के लिए जरूरी प्रश्न थे। तो यहां पर देखिए वही सारा डिटेल आपको दे रहा है। अच्छा, कांधार में जो बांध अभी तालिबानियों ने अपने कब्जे में लिया, ये बांध अमेरिका के सहयोग से बना था, संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से 1952 में बनाया गया था, ठीक है, लेकिन अब उस पर तालिबानियों का कंट्रोल चल रहा है। बाकी काबुल नदी पर दोस्तों सहतूत बांध है, इसको याद रखेगा, और भारत मैत्री बांध है जिसे सलमा बांध के नाम से जानते हैं, इस पे भी याद रखेगा, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में चर्चित माउंट सिनाबंग संबंधित है। ये माउंट सिनाबंग क्या है दोस्तों, तो अच्छा कल मुझसे एक प्रश्न गलत हो गया था, मैं जब बात कर रहा था G20 समिट की, तो मैंने बताया दोस्तों G20 समिट जो है दोस्तों वो पिछले साल वाली कहां पर हुई है, 2020 वाली सऊदी अरब में मैंने बताया था, वो आपका सही था, ठीक है, सऊदी अरब में। इसके बाद 2021 की बात किया मैंने, ठीक है, G20 समिट 2021 में, ठीक है, तो ये आपका हुआ कहां पर, इटली में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 2022 में, ये मैंने गलती से शायद मलेशिया वर्ड इस्तेमाल कर दिया था, उसको आप जरा सही कर लीजिएगा, मलेशिया नहीं होगा, यहां पर इंडोनेशिया होगा, ठीक है, इंडोनेशिया हो जाएगा, तो इसको भी दोस्तों आप याद रखेगा। और 2023 में कहां होने वाला है, तो भारत में होने वाला है, उसको भी याद रखेगा। इस प्रश्न की अगर बात करूं दोस्तों कि माउंट सिनाबांग ये कहां से संबंधित है, इंडोनेशिया से, बांग्लादेश से, मलेशिया से या सिंगापुर से, तो आप इसका उत्तर क्या बताओगे, जल्दी से सोच समझ के बताइए। दोस्तों ये संबंधित है इंडोनेशिया देश से, और इंडोनेशिया देश में इस तरह कोई पहली बार नहीं हुआ है कि वहां कोई ज्वालामुखी विस्फोट हुआ हो। इस बेल्ट में बहुत सारे सक्रिय ज्वालामुखी है। हालांकि अगर हम बात करें माउंट सिनाबांग की, तो ये 400 साल से क्या था, सुसुप्त अवस्था में था, लेकिन कुछ समय पहले उद्गार हुआ, तब से इसको सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में जाना जाता है। अगर मैं इंडोनेशिया के लोकेशन की बात करूं तो आपने वर्ल्ड मैप देखा होगा और उसमें पता होगा कि प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर है। क्या है, रिंग ऑफ फायर। ये रिंग ऑफ फायर क्या होता है दोस्तों, यह वह पेटी होता है जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में भूकंप या ज्वालामुखी गतिविधियां होती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि यहां पर दो प्लेटें आपस में रगड़ती हैं और इस वजह से यहां पर जो ऊर्जा जनरेट होती है या तो वह भूकंप के रूप में या तो वह ज्वालामुखी के रूप में हमारे सामने आती है। तो इस प्रश्न को भी याद रखेगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पर लिख रहा है कि हाल ही में माउंट सिनाबांग इंडोनेशिया के सक्रिय ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। इंडोनेशिया में ऐसी ज्वालामुखी घटनाएं काफी सामान्य हैं क्योंकि यह प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, जहां पर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के आपस में टकराने के फलस्वरूप भूकंपीय और ज्वालामुखी घटनाएं देखने को अक्सर मिलती रहती हैं। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं और ये आज का आखिरी प्रश्न है। हाल ही में किस राष्ट्रीय नेता ने पूर्व निजी सचिव किस राष्ट्रीय नेता के पूर्व निजी सचिव जिनका नाम वी कल्याणम, उनका 99 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। तो दोस्तों इसके बारे में आप क्या जानते हैं? बहुत बेहतरीन सा प्रश्न है दोस्तों। ये जो इमेज देख रहे हैं दोस्तों, इनकी उम्र थी 99 साल। ये चेन्नई में इनका देहांत हुआ, किसी रोग वगैरह से नहीं मरे, सामान्य मृत्यु हुई। और यह महात्मा गांधी जी के क्या थे? निजी सचिव थे। जिस समय महात्मा गांधी जी की मृत्यु भी हुई, उस समय की अगर बात करें 1948 में जब मृत्यु हुई, उस समय तक निजी सचिव ही थे। 1943 से लेकर के 1948 तक महात्मा गांधी जी के ये निजी सचिव रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों इनको बहुत सारा पुरस्कार भी मिला है। अगर पुरस्कारों की बात करें तो जैसे सबसे पहले इनको पद्मश्री का पुरस्कार दिया गया था। पद्मश्री का पुरस्कार दोस्तों 1975 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1975 में। फिर अगर बात करें पद्मश्री से ऊपर कौन सा पुरस्कार होता है, तो पद्म भूषण होता है। क्या होता है? पद्म भूषण।
पद्म भूषण होता है और पद्म भूषण का पुरस्कार उन्हें 2001 में दिया गया था। पद्म भूषण से भी ऊपर जाएंगे तो यहां होता है पद्म विभूषण होता है। क्या होता है? पद्म विभूषण होता है, विभूषण, ठीक है। ये उससे बड़ा पुरस्कार होता है और ये पुरस्कार उनको 2013 में दिया गया था। इसके ऊपर अगर कोई पुरस्कार होता है तो होता है भारत रत्न, लेकिन इनको भारत रत्न नहीं मिला था। ये 3 ऐसे पुरस्कार से संबंधित हैं जिनके बारे में आपको जान लेना चाहिए। अब इनकी मृत्यु हो गई तो परीक्षा में यह प्रश्न और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके अलावा दोस्तों अभी हम लोगों ने कल भी एक लोगों की मृत्यु के बारे में पढ़ा था जो प्रसिद्ध संगीतकार थे, ठीक है। क्या नाम था? वनराज भाटिया। वनराज भाटिया जी की मृत्यु हो गई थी दोस्तों और उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा और यहां पर देखा कि वनराज भाटिया जी को भी पद्मश्री अवार्ड दिया गया था 2012 में। इसके अलावा उन्होंने मैंने कल शायद साहित्य अकादमी पुरस्कार बोला था, नहीं साहित्य नहीं, साहित्य तो लिखने के लिए मिलता है, क्योंकि वह संगीतकार थे तो उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं, उनको संगीत अकादमी पुरस्कार दिया गया था और वो दिया गया था 1989 में, ठीक है। तो उसको भी आप याद रखेगा, ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके अलावा अभी आज हाल फिलहाल में पता चला कि हॉकी के दिग्गज कोच थे, उनका निधन हो गया, तो कल वाले प्रश्नों में मैं उनके नाम पर भी चीजें आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए तो दोस्तों बस इतना ही प्रश्न है, बाकी यहां पर जो डिटेल अभी मैंने बताया वो डिटेल आपके सामने है। अगर आप चाहें, अच्छा यहां पे देखिए डिटेल में एक और डिटेल दे रहा बहुत बढ़िया कि हाल ही में प्रतिष्ठित मूर्तिकार, वास्तुकार और राज्यसभा सदस्य थे रघुनाथ मोहपात्रा, इनका भी निधन हो गया, तो इनका नाम भी याद रखेगा। वी कल्याणम जी का निधन हो गया, ठीक है, उनका नाम भी याद रखेगा। वनराज भाटिया जो संगीतकार थे, इनका भी निधन हो गया, इनका नाम भी याद रखेगा। इसके अलावा दोस्तों ये जो वास्तुकार भी मरे हैं ये उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। कहां से? उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। इनको भी पद्मश्री मिला हुआ था, पद्म भूषण मिला हुआ था और ये भी, ठीक है, तो ये भी याद रखेगा दोस्तों। अच्छा पीछे का जो दोस्तों मैंने अभी बताया कि महात्मा गांधी जी के सचिव थे, वहां पर जो मैं इसकी चर्चा कर रहा था वो इन्हीं का नाम लेके कर रहा था, लेकिन शायद वहां नाम लिखना मैं भूल गया। रघुनाथ यहां पे नोट करिएगा, ठीक है, रघुनाथ मोहपात्रा, ठीक है, रघुनाथ मोहपात्रा की बात हो रही थी। बाकी ये जो है ये महात्मा गांधी जी के निजी सचिव थे, तो इनके बारे में भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अगर आप इतनी बातें याद रखते हैं तो मुझे लगता है कि आपकी तैयारी क्या है, फिट है और धीरे धीरे आप अच्छा कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को आगे आप जरूर बढ़ाइए, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो इस तरह के बेशक बेहतरीन वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। और ऊपर से स्टडी 91 आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट की व्यवस्था कर रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां जाके देख लीजिए। फ्री वीडियो क्लास भी अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ अवेलेबल है, ब्लॉग अवेलेबल है और सबसे बड़ी बात की वन लाइनर बुलेटिन भी अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें आपको और ज्यादा बेहतर बनाती है। और सबसे बड़ी बात, यह बात मायने नहीं रखती कि आप कितना धीमे चल रहे हैं, मायने यह रखता है कि आप रुके बिना कब तक चल रहे हैं, ठीक है। तो ये काफी बड़ी बात है दोस्तों, इसको याद रखेगा। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत लाड प्यार दिया और बहुत अच्छे से आप करंट अफेयर्स के वीडियो को देख रहे हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर आप ऐसे करते रहें तो आगे मैं आपके लिए करंट अफेयर का जो मंथली सेक्शन है वो भी लेकर आऊंगा और जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर है उसका भी एक धमाकेदार सीरीज आपके सामने लेकर आऊंगा। बस थोड़ा सा सहयोग की अपेक्षा आप सभी से है, ठीक है। चलिए आज की क्लास ही समाप्त होती है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।